Assalamu alaikum. Today's lecture is about arrays. Array में हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक वन डायमेंशन होती है और एक टू डायमेंशन होती है। और array बेसिकली लिस्ट होती है जिसमें सेम डेटा टाइप के डेटा हम स्टोर करते हैं। इसको हम डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। An array is a data structure containing number of data values all of which have the same type। यूजुअली हमारे पास हम किसी भी प्रोग्राम में डेटा जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें सिंगल डेटा होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टूडेंट, सब हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर्स या मार्क्स हम सेव करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि हम इन टाइप के 10 वेरिएबल अलग अलग से डिक्लेयर करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हर वेरिएबल की अलग अलग से आपको इनपुट स्टेटमेंट लिखना होता है, और अगर उस पर कोई मैनिपुलेशन, कोई प्रोसेसिंग करना हो या आउटपुट करना हो अलग अलग से, तो हर एक को अलग अलग आउटपुट स्टेटमेंट करना पड़ता है। वॉट इफ अगर कल को हमारे पास उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, लेट्स सपोज 15 या 20 होते हैं या 50 होते हैं, तो हमें और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं और इनपुट स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एरेज का सहारा लेते हैं। एक एरे हमारे पास बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा या लिस्ट ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर या सेम डेटा टाइप, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो हम रो के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं या कॉलम, ग्राफिकली समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं उसमें 10 एलिमेंट्स हों तो हमारे पास एक मेमोरी में 10 ब्लॉक्स बन जाएंगे और हर ब्लॉक में एक एलिमेंट स्टोर होगा उसमें, ठीक है। देयर इज एलिमेंट्स कैन बी इंडिविजुअली सेलेक्टेड बाय देयर पोजीशन विद इन द एरे। तो पोजीशन से मुराद के हर एरे में हर एलिमेंट का एक नंबर होता है जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ए, फॉर एग्जांपल एक एरे हमारे पास ए के नाम से, आर कॉन्सेप्चुअली अरेंज वन आफ्टर अनदर इन ए सिंगल रो और कॉलम, ठीक है। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर होता है, एक ही ब्लॉक में स्टोर होता है। क्यों ज़रूरत है आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। वी कैन यूज़ नॉर्मल वेरिएबल्स लाइक सपोज v1 v2 v3 व्हेन वी हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या डेटा हमारे पास हो और सेम टाइप को। बट इफ़ यू वांट टू स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज them with normal variables. The idea of an array is to represent many instances in a one variable, ठीक है। तो आपके पास हर वेरिएबल को अलग अलग से नाम देना पड़ता है। जब आप एरे यूज़ करते हो आप एक ही नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा डेटा आप स्टोर करते हो, और डेटा को एक्सेस करने के लिए आप उसी एक वेरिएबल को यूज़ करते हो। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम एरेज पे आ जाते हैं। एरे को डिक्लेयर कैसे हम करते हैं, एरे को डिक्लेयर करने का तरीका ये है जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इंट, लेट सपोज एक वेरिएबल है इंट ए, तो उसमें एक वैल्यू स्टोर होती है। अगर हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, जब एरे को हम डिक्लेयर करते हैं तो एरे को के वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक नंबर लिख देते हैं। जो नंबर होता है वो बेसिकली उस एरे का साइज़ होता है, ठीक है। सर ये इसमें लिखा हुआ है इंट ए, स्क्वायर ब्रैकेट में 10 लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एनी इंटीजर कांस्टेंट, जो साइज़ होगा एरे का, बेसिकली ये जो 10 है ये साइज़ है कि हमारे पास एक एरे बनेगा उसमें कितना डेटा स्टोर होगा, कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, तो ये वो डिफाइन करता है, ठीक है। द टाइप ऑफ द एरे इज एलिमेंट एनी टाइप। यहाँ पे हमने इंट यूज़ किया हुआ, आपके पास किसी भी टाइप का एरे आप बना सकते हैं। वो करेक्टर एरे होगा, हो सकता है, वो फ्लोट एरे हो सकता है, वो डबल एरे हो सकता है, वो आपके पास किसी यूज़र डिफाइंड एरे टाइप का एरे हो सकता है, जो कि हम आगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एरे साइज़ है ये हमेशा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो जब हम ये लिखते हैं तो हमारे पास इंटरनल रैम में क्या होता है, इंटरनली एक मेमोरी रिजर्व हो जाती है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व हो जाती है ए के नाम से, और उसमें कितने सब ब्लॉक्स बन जाते हैं, 10 सब ब्लॉक्स बन जाते हैं। हर ब्लॉक में एक वैल्यू स्टोर होगी और जिसकी टाइप क्या होगी, वो इंटीजर होगी। तो एरे को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि हम इसका नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में एक इंटीजर वैल्यू लिखते हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि चेंज नहीं हो सकती रन टाइम पे। तो वो हमारा एरे का साइज होता है। यूज़ मैक्रोज टू डिफाइन द लेंथ ऑफ द एरे। हमारे पास एक मैकेनिज्म जिस तरह हम एक हैश इंक्लूड लिखते हैं। हैश इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसके थ्रू हम लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। उसी तरीके का हैश साइन के साथ हम स्पेशल
एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम नॉर्मल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं उसके टाइप से डेटा टाइप से पहले कांस्ट हम लिख देते हैं। लेट्स सपोज कांस्ट इंट पाई, और उसकी वैल्यू असाइन कर दें इक्वल टू P1 3.14, तो यह कांस्टेंट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है। एक और तरीका है जो कि हम मैक्रोस के थ्रू करते हैं, जिसको हम हैश डिफाइन कहते हैं। हैश डिफाइन n10, इसका मतलब है एक वेरिएबल डिक्लेयर वो कांस्टेंट जिसमें हमने वैल्यू क्या असाइन की है 10। ठीक है। तो फिर फर्दर हम ये जो हमने जो एरे डिक्लेयर किया हुआ है इंट a और स्क्वायर ब्रैकेट में 10, तो इसकी जगह पे हम ये n यूज़ कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। इंट n जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फिर इंट और स्क्वायर ब्रैकेट में n रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका एरे साइज कि उसमें एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे। हम एरे के एलिमेंट्स पे काम कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसमें डेटा कैसे स्टोर करते हैं, उससे डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं, या उस पर कोई प्रोसेसिंग या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो एरे नेम जो नेम होगा, जिस हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं जैसे इंट नम, तो नम को एक्सेस हम करते हैं सी नम सी आउट नम। इस तरह जब हम एरे को एक्सेस करते हैं तो उसी नेम से करेंगे जो जिस नाम से हमने डिक्लेयर किया हुआ है। और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में आपको नज़र आओगा। तो हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है और उस इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। ठीक है। और एरे के जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं हमेशा, और उसका लास्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा जो एरे का साइज़ होगा उससे एक वैल्यू कम होगी। लेट्स सपोज हमारे पास एरे साइज हमने क्या किया हुआ है 10 एरे साइज है, तो सपोज वो n है तो n-1 हो जाएगा हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। ठीक है। दिस इज रेफर्ड एज द सब्सक्रिप्टिंग और इंडेक्सिंग द एरे। जो हम जो वैल्यू देते हैं किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स, तो उसको हम सब्सक्रिप्टिंग या इंडेक्सिंग कहते हैं, या उसको हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। असाइनिंग वैल्यूज टू एरे एलिमेंट्स। लेट्स सपोज इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो एरे A0 पे जो हमने एक वैल्यू असाइन की हुई है A5 इंडेक्स पे असाइन की हुई है और 7 इंडेक्स पे असाइन की हुई है। इसको जब हम असाइन करेंगे इस तरह असाइन करें जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, तो यूजुअली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल नेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम जिस लोकेशन में या पोजीशन पे डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं एरे में, तो हम क्या करते हैं एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स, तो ये 0 इंडेक्स पे हम 1 को स्टोर कर रहे हैं। इस तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि इंडेक्स 5 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे सी आउट एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्स का नाम लिखेंगे, तो हमें आउटपुट क्या होगा 3 आउटपुट होगा। इस तरह अगर मैं कह दूँ प्लस प्लस और A7, तो ये क्या करेगा इंडेक्स 7 पे जो वैल्यू है उसके साथ 1 को प्लस कर देगा। तो हमारे पास इंडेक्स 7 पे वैल्यू क्या है 4 है, जब उसके साथ 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है। इनिशियलाइजेशन मीन्स हम एरे को डिक्लेयर करते वक्त कोई वैल्यू असाइन कर दें, तो इनिशियलाइज इस तरह हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, तो हम कैसे करेंगे। गिव अ वैल्यू टू एलिमेंट एट द टाइम द एरे इज डिक्लेयर्ड। तो एरे इनिशियलाइजेशन का एक तरीका ये है कि हम वेरिएबल इंट डिक्लेयर करते हैं एरे इन टाइप का, उसमें कितने एलिमेंट होंगे वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, और इक्वल साइन के साथ करली ब्रेसिस में हम कॉमा सेपरेटेड वो वैल्यूज़ लिख देंगे जो कि हम उस एरे में स्टोर करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका है एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, इनिशियलाइजर इज अ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट एक्सप्रेशन इनक्लोज इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है। तो आप एरे को इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, जब आप ये वैल्यू स्टोर होंगे ये इस तरह स्टोर होंगे कि एरे के 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, तो एंड सो ऑन। लास्ट इंडेक्स क्या होगा हमारे पास 9, उस पर जो एलिमेंट स्टोर होगा वो 10 है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें ये तरीका ये है कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, तो बाकी जो वैल्यूज़ होंगे हमारे पास वो ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। लेट्स सपोज इसमें हमारे पास क्या है कि हमारा जो एरे का साइज़ है वो 10 है। ठीक है। और उसको हमने वैल्यूज़ कितने वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया, हमने उसको इनिशियलाइज़ किया 6 वैल्यूज़ से इनिशियलाइज़ किया, तो बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि सारे वैल्यूज़ को हम 0 से इनिशियलाइज करें, तो हम क्या करते हैं कि एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसको करली ब्रेसेस में 0 डाल देते हैं।
इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। Here there is a single zero inside the braces because it is illegal for initialization to be completely empty. Means आप completely इसको empty नहीं छोड़ सकते। अगर zero नहीं डालोगे तो ये आपको error देगा। It is also legal for initialization to be longer than the array it initializes. Like अगर आपने एक array लिया हुआ है 10 elements का और उसको आप initialize कर रहे हो 11 elements से तो तब भी आपको error आएगा। If initializer is present, the length of the array may be omitted. हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जब हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो हम साइज़ मेंशन ना करें। प्रीवियस में हमने क्या किया था कि हमने देखिए इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में हमने साइज़ मेंशन कर दिया था। हम इस तरह भी कर सकते हैं बगैर साइज़ मेंशन किए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनिशियलाइज कर देते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है उसके बेस पे वो एरे का साइज़ डिफाइन कर देते हैं। द कंपाइलर यूजेस द लेंथ ऑफ द इनिशियलाइजर टू डिटरमिन हाउ लॉन्ग द एरे इज। अब ये जो इसमें है 10 एलिमेंट्स है तो एरे का साइज़ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। डेजिग्नेट इनिशियलाइजर्स आप इस तरह भी कर सकते हो कि बाकी को 0 कर दो और जिन इंडेक्स या एलिमेंट्स को आप इनिशियलाइज करना चाहते हो उसको मेंशन कर दें। अच्छा जी, ये एक प्रोग्राम है, ये आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। क्या करना है, द प्रोग्राम चेक्स वेदर एनी ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर अपीयर मोर देन वंस। आपके पास एक नंबर है, लेट सपोज इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 28212। अब इसमें देखना है कि द नंबर 2 हैज़ रिपीटेड, तो आपको बता देगा कि ये नंबर क्या है, रिपीटेड डिजिट है। एक नंबर हो उसमें एक वैल्यू रिपीट हो रही हो एक से ज़्यादा दफ़ा, तो उस पर आपने आउटपुट करना है कि रिपीटेड डिजिट, अगर नहीं है तो आपने लिखना है नो रिपीटेड डिजिट। ठीक है, इस एग्जांपल में दिया हुआ 28212 हैज़ रिपीटेड डिजिट 2, ए नंबर लाइक 9357 डज नॉट। इसमें कोई रिपीटेड डिजिट नहीं है। दिस विल बी योर असाइनमेंट। द साइज ऑफ ऑपरेटर, हमारे पास एक बिल्ट इन ऑपरेटर है या फंक्शन आप कह लो जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि एरे का साइज़ क्या है। ठीक है, for example the size of using the size operator with arrays, the size of operator can determine the size of an array in bytes. If a is an array of 10 integers, then the size of a is typically 40, assuming that each integer requires 4 byte. हमारे पास जो integer data type है वो मेमोरी में 4 byte मेमोरी कंज्यूम करती है या रिजर्व करती है, यूज़ करती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट 4 बाइट का है तो टोटल साइज़ हमारे पास हो जाता है बाइट्स में वो 40 हो जाएगा। तो अगर जब हम ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे साइज ऑफ ए, जब इसको हम सी आउट करेंगे तो ये हमें 40 रिटर्न करेगा। तो अगर आपने फाइंड करना है लेंथ या साइज़, यूजुअली उसको हम लेंथ कहते हैं, जो साइज़ होता है एरे का, तो हम क्या करते हैं साइज़ ऑफ को डिवाइड कर देते हैं साइज़ ऑफ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, साइज़ ऑफ ए जो 40 हो जाएगा और डिवाइड बाय साइज़ ऑफ एक सिंगल एलिमेंट 4 बाइट का होता है, तो 40 डिवाइड बाय 4 आपको क्या दे देगा 10। तो इससे आपके पास एरे साइज़ फाइंड हो जाता है। हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें अगर हम लूप चलाते हैं, एक एलिमेंट एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, हम सपोज 10 एलिमेंट्स का एरे है या 50 एलिमेंट्स है, तो हम क्या करें int i को टू 0 और i इज़ लेस देन साइज़ ऑफ जो साइज़ है ए का, ए लेट सपोज हमने डिक्लेयर किया 10 एलिमेंट्स का तो 40 है और साइज़ ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, तो ये हमें 10 तक चलेगा क्योंकि हमने 10 का एरे डिक्लेयर किया हुआ है। नोट दैट द लूप डज नॉट हैव टू बी मॉडिफाइड इफ द एरे लेंथ शुड चेंज एट लेटर डेट। इसमें फ़ायदा ये होता है अगर आप एरे साइज़ को 10 से 50 भी कर दो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका साइज़ कैलकुलेट हो रहा है। अगर आप मैनुअली यहाँ पे i इज़ लेस देन 50 लिखते हो या 20 लिखते हो तो आपको हर जगह पे जाके उस वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। To avoid a warning, we can add a constant that converts size of to a signed integer। हम इस तरह भी कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास कोई एरर आता है तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। डिफाइन अ मैक्रो, अब मैक्रो के थ्रू भी आप कर सकते हो कि आप सर मैंने आपको कहा था कि हम हैश डिफाइन n 10 फिक्स साइज, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हो मैक्रो के थ्रू साइज, तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो एरे साइज को। हाँ जी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक जितना हमने पढ़ा ये 1 डायमेंशनल एरे था। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल, एक सिंगल उसमें हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं। व्हाट इफ़ अगर हमें दो चीज़ें स्टोर करनी होती है, पैरेलल एरेज, लेट्स सपोज 2 और मोर एरेज आर कॉल्ड पैरेलल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होल्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लेट्स सपोज हमारे पास
स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं, उनके मार्क्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज तो एक एरे में हमारे पास स्टूडेंट आईडी स्टोर हो जाएंगी और दूसरे में हमारे पास उनके मार्क्स या ग्रेड स्टोर हो जाएंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे दी हुई 2 3 4 5 6 जो स्टूडेंट है उसके ग्रेड ए हैं, तो ये जो एरे में जीरो इंडेक्स पे ये आईडी हो जाएगी 2 3 4 5 6, और दूसरे एरे के जीरो इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, उसका ग्रेड स्टोर हो जाएगा। तो ये पैरेलल हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, अगर ये तरीका हम यूज करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम 2 डायमेंशनल एरे पे आ जाते हैं जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशन होते हैं। और 2 डायमेंशनल एरे को यूजुअली हम मैट्रिसेस या टेबल्स भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरे कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सेम टाइप अरेंज इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन से मुराद जैसे आपके पास एक टेबल होता है रोज़ और कॉलम में, या मैट्रिसेस होते हैं रोज़ और कॉलम में, उस तरीके से हम करते हैं। जब हम सिंगल डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दे देते हैं। जब 2 डायमेंशन हो तो हमें 2 वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। वही तरीका है जिस तरह हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया था। डे टाइप क्या होगा उस एरे का, एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंट एक्सप्रेशन 1 और इंट एक्सप्रेशन 2, क्योंकि हमारे पास जो एरे साइज होता है वो हमेशा इंटीजर होती है। इंट एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर एक्सप्रेशन yielding positive integer values and specify the number of rows and the number of columns respectively in the array। अगर आपको कोई टेबुलर फॉर्म में जब भी डेटा स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे हम यूज़ करते हैं। सर ये हमारे पास हमने एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया डबल टाइप डबल का, और एरे का नाम है सेल्स। 2 स्क्वायर ब्रैकेट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक में 10 है और एक में 5 है। जो 10 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, और जो 5 है वो नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 10 रोज बन जाएंगी और 5 कॉलम बनेगी। और कॉन्सेप्ट वही है कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और आखिरी इंडेक्स साइज -1 होगा। तो 10 है तो 10 में जो लास्ट इंडेक्स है वो 10 -1 कर दो 9 हो गया, और 5 में क्या होगा कि हमारे पास 5 -1 तो 4 हो गया। यूजुअली हमारे पास अगर टेबुलर फॉर्म में डेटा आप स्टोर करते हो कि किस सेल्स ने या किस सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया हुआ है, तो हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल है रोज़ हैं वो आपको नंबर ऑफ सेल्स पर्सन बता रहे हैं, और जो कॉलम है आपको ऊपर जो बता रहे हैं वो उनकी सेल्स बता रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कह दूं कि 0 रो 0 पे या इंडेक्स 0 पे या रो 0 पे और कॉलम 0 पे अगर मैं 5 या लेट्स सपोज मैं लिख दूं 5000, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सेल्स पर्सन 1 है उसने कितना सेल किया हुआ है 50। इस तरह आप मंथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये जो आपके पास कॉलम है, और ये जो सेल रोज़ हैं ये सेल्स पर्सन है, और जो कॉलम है वो आपका मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जो फर्स्ट रो है उसमें 4 मंथ हैं, तो आप हर मंथ का हिसाब रख सकते हो कि इस मंथ में इस सेल्स पर्सन ने इतना सेल किया, इतना सेल किया, इसने सेल किया। तो आप इस किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सपोज अब इसमें ये है कि सेल्स इंडेक्स 5 और 3, रो 5 और रो 3 आप कह लो, या रो 6 और रो 3, तो उसमें मैंने क्या कर दिया है 25.75। ये तो लेट्स सपोज सेल्स 6 ने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लेट्स सपोज ये अप्रैल का मंथ है तो उसमें उसने इतना सेल किया हुआ है, इतना परसेंट सेल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, 2 डायमेंशनल एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं? 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने के लिए वही तरीका है, लेकिन आपके पास वो एक किस्म का सब एरे बन जाता है। नज़र आ रहा है स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसिस अंदर हमने सब कर्ली ब्रेसिस यूज़ किए हुए हैं कामा सेपरेटेड, और हर कर्ली ब्रेसिस में आपके पास कुछ वैल्यूज नज़र आ रही होंगी। तो ये जो 4 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 4 रोज होंगी, 3 कॉलम होंगी, ठीक है। तो देखें 1 2 3 2 3 1 आपके पास कॉलम है, तो ये एक रो हो गया। दूसरा रो में आपके पास दोबारा 3 वैल्यूज़ हैं 15 25 13। फिर थर्ड रो में आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं 24 7। तो हम एरे को इनिशियलाइज या 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज ऐसे करते हैं, ठीक है। और हर एलिमेंट, हर जो वैल्यू है आपको एक सब एरे आप कह सकते हो, सिंगल डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। Element of each row are enclosed within braces and separated by commas. All rows are enclosed within braces. For number arrays, if all components of a row are unspecified are set to 0. अगर आप कोई वैल्यू मेंशन नहीं करते तो वो आपके पास 0 से इनिशियलाइज होगा। हम 2 डायमेंशनल एरे पे काम कैसे करते हैं? Ways to process a 2 dimensional array: process the entire array, process a particular
row of the array called row processing, processing a particular column of the array called column processing. डिपेंड करता है कि आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है जिसमें आपको रो वाइज एक्सेस करना होता है या कॉलम वाइज एक्सेस करना होता है. ईच रो एंड ईच कॉलम ऑफ टू डायमेंशनल एरे इज अ वन डायमेंशनल एरे. ठीक है, टू प्रोसेस यूज एल्गोरिथम सिमिलर टू प्रोसेसिंग वन डायमेंशनल एरेज. ठीक है, जब भी आप टू डायमेंशनल एरे यूज़ करते हो, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक रो है, वो एक रो आपके पास एज ए सिंगल एरे आप कंसिडर कर सकते हो. ये एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ रोज 7 है और नंबर ऑफ कॉलम 6. हमने कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टाइप का, उसके नंबर ऑफ रोज असाइन कर दिए नंबर ऑफ कॉलम. तो ये हमारे पास 7 रोज और 6 कॉलम का एक टू डायमेंशनल एरे बन जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास अगर इसमें डेटा हम फिल कर दें तो हम इस एग्जांपल के थ्रू लार्जेस्ट और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं रो का. लाइक इस टू डायमेंशनल एरे पे हम डिफरेंट कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग कर सकते हैं. आपको रो सम चाहिए, आपको कॉलम का सम चाहिए, आपको इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, टू इनिशियलाइज रो 4 5th रो टू 0. तो ये क्या हुआ कि हमने एक एरे लिया और रो को हमने 4 कर दिया. लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि रो 4 को इनिशियलाइज कर दें हम 0 से. तो इस एरे में क्या हुआ, कॉलम को 0 से इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल लिया और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, लेट्स सपोज 3 है या 4 है या 5 है और कॉलम प्लस प्लस. तो रो जो वैल्यू है हमारे पास वो फिक्स है, रो 4. कॉलम जो है हमारे पास 0 to जितने कॉलम्स हैं, तो हर कॉलम 0 से इनिशियलाइज होगा. टू इनिशियलाइज द इंटायर मैट्रिक्स, तो आप क्या करोगे, दो नेस्टेड लूप लोगे और उसमें आप क्या करते हो कि आप रो और कॉलम को इनिशियलाइज करते हो. टू डायमेंशनल एरे में हमारे पास फिर नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जहाँ पे हम नेस्टेड लूप को यूज़ करते हैं. फ्रेंड, टू आउटपुट द कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स आप क्या करते हो, टू डायमेंशनल एरे यूज़ करते हो और उसमें आप नेस्टेड लूप देते हो. जो आपका जो फॉर लूप है, आउटर लूप एज आउटर लूप का काम करता है, जो ये वाला है रो वाला, और जो कॉलम है वो हमारे पास एज ए इनर लूप है जो कि कॉलम के लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप में. तो रो हमारे पास लेट्स सपोज रो 1 है तो उसमें सब कॉलम्स हैं, कॉलम्स हैं, तो हर कॉलम को हम एक्सेस करते हैं रो 1 में. फिर हमारे पास रो इंक्रीमेंट होता है. तो जैसे हमें पता है कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है कि सबसे पहले एक दफ़ा आउटर लूप यूज़ होता है और इनर लूप जितनी बार हम उसको असाइन किए होते हैं उतनी बार वो एग्जीक्यूट होता है. तो हमारे पास जो टू डायमेंशनल एरिया होते हैं उसमें रोज़ होती हैं और हर रो में हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स होती हैं. तो हम पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 रो को हम एक्सेस कर रहे हैं और उस 0 रो के हर कॉलम को हम एक्सेस कर रहे हैं इनर लूप के थ्रू. ठीक है, फिर इस तरह फिर हम आउटर लूप इंक्रीमेंट होता है, रो 2 पे आ जाता है, फिर रो 2 में भी हम हर कॉलम को एक्सेस कर रहे होते हैं. ठीक है, उसके लिए ये कोड है. इस कोड को आप ट्राई करें, एक एरे डिक्लेयर करें, उसको इनिशियलाइज करें, उसको ये कोड ट्राई करें तो आपके पास वो डेटा को आउटपुट करेगा टू डायमेंशन एरे का. इनपुट हम कैसे करते हैं, सेम तरीका है कि आपके पास एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा, उसके अंदर हम सीन कर रहे हैं, हर रो में हर कॉलम में एक वैल्यू हम यूज़र से इनपुट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम ये कोड लिखते हैं. टू फाइंड द सम ऑफ रो नंबर 4 ऑफ मैट्रिक्स, हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास रो 4 है उसका हमने सम फाइंड करना है. ठीक है, तो रो को हमने 4 रख दिया, वो फिक्स हो गया और कॉलम हमारे पास उस रो के चेंज हो रहे हैं. तो वो क्या कर देगा, वो हमारे पास उस रो का सम रिटर्न कर देगा. इस तरह अगर आप इंडिविजुअल को करना चाहते हो, सबको करना चाहते हो उसका, तो ये उसमें हम क्या करते हैं, रो और कॉलम डिफरेंट, हर रो को हम एक्सेस करते हैं, उसके सम को हम फाइंड करके उसको आउटपुट कर रहे होते हैं. ठीक है, दूसरे एग्जांपल में कॉलम को हमको सम करना है तो आप क्या करोगे, कॉलम फिक्स हो जाएगा आपके पास और रो आपका चेंज होगा. थैंक यू. अच्छा, तो हमने अभी स्लाइड्स पे एरेस को डिस्कस किया. अब हम एरे पे ज़रा कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं और एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, उस पर डेटा कैसे स्टोर करते हैं और उस डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन डेटा मैनिपुलेशन हम कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल हम देखें. ठीक है, एरे को डिक्लेयर करने का तरीका, डेटा टाइप और उसके बाद एरे नेम. तो यहाँ पे हमने जो एरे नेम लिया है वो है मार्क्स और उसमें नंबर ऑफ डेटा हम कितना स्टोर करेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसको एक इंटीजर वैल्यू देते हैं जिसका मतलब है ये इस एरे का साइज है. तो ये एरे हमारे पास 6 डेटा वैल्यूज एलिमेंट्स स्टोर करेगा जिनकी टाइप क्या होगी, इंटीजर.
तो हमने स्लाइड में देखा था कि हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, और वो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, और जो लास्ट इंडेक्स होता है जो एरे साइज है उसका n-1 होता है। तो लेट्स सपोज ये 6 एलिमेंट्स है, तो जब हमने एरे क्रिएट किया हुआ है तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा, ठीक है, स्टार्ट वो 0 से होगा। अच्छा, जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेरेशन के वक्त जो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक वैल्यू देते हैं, इसको हम कहते हैं साइज ऑफ द एरे, और ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे। एक दफ़ा आपने 6 डिक्लेयर कर दिया तो रन टाइम पे फिर ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है। तो यूजुअली प्रैक्टिस ये होती है कि हम ये जो वैल्यू या साइज ऑफ द एरे होता है ये हमेशा हम कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कांस्ट इंट साइज, और उसको मैंने साइज दे दिया 6, और उसको हम फिर क्या करते हैं, जब डिक्लेयर करते हैं हम लिख देते हैं साइज। तो ये हमारे पास एरे साइज, ठीक है। जब हम चेंज करेंगे, लेट सपोज जहाँ पे भी हमने यूज़ किया हुआ, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको 10 कर दूँगा। जहाँ जहाँ पे हमने ये साइज़ को यूज़ किया होगा एरे साइज़ का, तो वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। एक ये तरीका था, और एक हमने देखा था उसमें स्लाइड्स में कि हमने एक मैक्रो का तरीका था जिसको हम कहते हैं हैश डिफाइन, ठीक है। हैश डिफाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, एरे साइज मैक्स, और उसको मैं कहता हूँ लेट सपोज 6। तो ये मैक्रो के थ्रू मैंने एक डेटा डिक्लेयर कर दिया जो कि उसको मैं फर्दर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा, तो इन दोनों तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला तरीका साइज़ वाला, और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ साइज से। तो हमने एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज़ क्या है हमारे पास, वो 6 एलिमेंट है, उसमें 6 एलिमेंट स्टोर होते हैं। अच्छा, हम अगर एरे में वैल्यू स्टोर करते हैं तो एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स वाइज स्टोर करते हैं कि हमने किस पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करनी। तो हमारे पास जो पोजीशन होगा, जो बाउंड्री होगी या रेंज होगा, वो है 0 to 5 है। एलिमेंट है 6, लेकिन हम 0 स्टार्ट पोजीशन हमारा 0 होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं। तो जब मैं 0 यहाँ पे दूंगा, अच्छा अब यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ये साइज लिखा हुआ, या इसको अगर मैं यहाँ पे 6 वैल्यू देता हूँ तो ये साइज है, ठीक है। और जब हम डेटा एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं, और हम ये वैल्यू लिखते हैं, तो ये हमारे पास इंडेक्स है, सबस्क्रिप्ट या इंडेक्सिंग हम इसको कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि 0 एलिमेंट पे लेट्स सपोज मैं स्टोर कर रहा हूँ 78, ठीक है। इस तरह फिर मैं क्या करता हूँ, मार्क्स 1, इंडेक्स 1 पे मैंने क्या स्टोर किया 69। इस तरह मार्क्स इंडेक्स 2 पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 78, ठीक है, एंड सो ऑन। आपका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 5 तक ये जाएगा, ठीक है। इन केस मैं चाहता हूँ कि इनको मैं प्लस कर दूँ, हर एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, मार्क्स 0 पे जो एरे एलिमेंट के 0 पे जो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको एक्सेस करो। तो ये क्या एक्सेस करेगा 78, ठीक है, हम नॉर्मली, और मैं प्लस कर रहा हूँ मार्क्स जो सेकंड एलिमेंट है जो कि इंडेक्स 0 पे होगा, उसको एक्सेस करो जो कि मेरे पास है 69, ठीक है। इस तरह मार्क्स जो सेकंड इंडेक्स पे है, जो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास, वो क्या है, वो 78 है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने इंडेक्स के थ्रू एरे एलिमेंट को एक्सेस किया, यहाँ पे स्टोर किया, फिर उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, रिट्रीव कर रहा हूँ, और उनको आपस में मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सी आउट हमारे पास काम नहीं कर रहा था क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं किया था, ठीक है। चलें इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो क्या आ गया था। ठीक है, जो हमने एलिमेंट का सम किया, इन 3 एलिमेंट को यहाँ पे सम किया एरे के, तो उससे क्या आ गया 225, ठीक है। तो अब हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं, सिर्फ एक इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं 10 कर दूं तो हमें 10 तक ये जाना पड़ता है, 10 एलिमेंट्स तक। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप का यूज़ आता है।
हम क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट हम सीन के थ्रू लूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी का मैं क्या करूँगा, फॉर एंड इक्वल टू 0, जो कि ये जो आई है अब यहाँ पे एज इंडेक्स काम करेगा एरे का, जो 0 से स्टार्ट होगा। एरे एलिमेंट कितने हैं उसका मैंने डिफाइन किया हुआ साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस। और फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, सी इन जो एरे है हमारे पास मार्क्स इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लूप के थ्रू एक ही काम हम बार बार कर रहे थे, तो उसको हमने लूप में डाल दिया। तो एरे में मैं क्या करूँ कि अगर एरे मेरे पास 100 एलिमेंट का भी हो जाए तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, सिर्फ ये एक वैल्यू चेंज करूँगा, बाकी मेरे कोड पे चेंज नहीं आएगा अगर, ठीक है। तो ये साइज़ यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट हो गया। अच्छा, ये एज ए इंडेक्स काम कर रहा है, तो मार्क्स 0 इंडेक्स पे पहले आई की वैल्यू 0 है, तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये हम सीन के थ्रू वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने उसी डेटा को आउटपुट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और लूप लेके अगेन, और उसको भी जितना एलिमेंट साइज है, साइज, ठीक, और जे प्लस प्लस, सॉरी, जे प्लस प्लस, ठीक है। और मैं आउटपुट करना चाह रहा हूँ सी आउट मार्क्स आई, और मैं चाहता हूँ कि मुझे एलिमेंट्स जो मैंने इनपुट करूँगा उसको मुझे आउटपुट कर दो स्क्रीन पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने लूप के थ्रू सारे एलिमेंट्स इनपुट किए और उन एलिमेंट को एरे से रिट्रीव करके ये एरे से, और जे जो है हर इंडेक्स पे जाके एलिमेंट को रीड करके उसको मेरे पास आउटपुट करेगा, ठीक है हमारे पास। तो हमने कोई मैसेज नहीं दिया था इनपुट का, तो मैं डायरेक्ट इनपुट हो रहा है यहाँ पे 78, 69, 45, 36, 98, 77, ठीक है। ये डेटा हमने इनपुट किया, ठीक है, और ये यहाँ पे आउटपुट हो गया। आउटपुट में हमने स्पेस नहीं डाला इसमें, तो ये इसलिए क्लियर नहीं आ रहा। तो हमें एक मैसेज देना चाहिए यहाँ पे यूज़र को, सी आउट इंटर एरे एलिमेंट्स, और हम कह सकते हैं कि इंटर मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे हम सी आउट मार्क्स, इंटर मार्क्स 78, मैं वैल्यूज एंटर कर दूँ, आउटपुट यहाँ पे हमने स्पेस डालना था, फिर हर एलिमेंट के बाद एक स्पेस। ठीक है, ये हमने एरे एलिमेंट इनपुट किया, उसको आउटपुट किया, ठीक है। हम अब ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मार्क्स हमने इंटर किया है, तो उन सब मार्क्स का हमें टोटल फाइंड करो। टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ता है, लाइक जो एरे एलिमेंट है उनको सम कर दो, ठीक है। तो मैं सम के लिए एक वेरिएबल ले रहा हूँ सम 0, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो एरे एलिमेंट है, एरे एलिमेंट क्या है हमारे पास, हर एक एलिमेंट उठाओ उसको ऐड करो सम में, तो हमारे पास उसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हम एरे एलिमेंट को सम कर रहे हैं, उसको फिर आउटपुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। सी आउट
sum of marks, ठीक है। टोटल क्या है हमारे पास मार्क्स का 1449, ठीक है। हाँ, इसका एवरेज आपको कहा जाए कि एवरेज फाइंड करें तो आप क्या करोगे कि सी आउट एवरेज मार्क्स, तो जो सम है उसको डिवाइड कर देना है हमने, सम को हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कितने मार्क्स है टोटल, तो वो हमारे पास साइज में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें एवरेज दे देगा। तो ये हमारे पास टोटल ये आ गया, उसका एवरेज हमारे पास ये आ गया। अच्छा, तो हमने ये तो हमने एरे डिक्लेयर किया, उसको इनपुट किया और आउटपुट किया, उस पर हमने एवरेज फाइंड किया। हमने देखा था एरे इनिशियलाइजेशन, लाइक हम एरे को इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज इंट एरे साइज ऑफ 6। तो एरे इनिशियलाइजेशन मीन्स कि आप एरे डिक्लेयर भी कर दो, उसको इनिशियलाइज कर दो। तो कर्ली ब्रेसेस में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को असाइन कर देते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, 1 2 3 4 ठीक। तो हमने जो यहाँ पे एरे साइज दिया हुआ है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे एंटर किया है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो ये आपको एरर शायद दे, ठीक है, इसने एरर दे दिया। एक्सेस एलिमेंट इन एरे इनिशियलाइजर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जो वैल्यूज़ हैं इसको एरे इनिशियलाइजर हम कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज़ है हमारे पास और ये साइज 6 है, तो इसमें 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। एक एक्स्ट्रा किया तो उसने मुझे एरर दे दी, ठीक है। तो हमने इसको रिमूव करना। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हमने 6 एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दिया। अब हम इसको अगर आउटपुट करना चाहें एरे एलिमेंट्स को, और साइज क्या है 6 है, तो 6 एलिमेंट का हमें लूप चलाना है। और सी आउट एरे एलिमेंट इंडेक्स और स्पेस सी आउटपुट। तो ये हमारे पास जो हमने एलिमेंट डिक्लेयर किए थे यहाँ पे, उसको हमने आउटपुट कर दिया। तो हमने ये एरे इनिशियलाइज कर। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम एरे साइज मेंशन ना करें, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पे एरे साइज डिफाइन कर देता है। तो ये अब इस एरे का साइज हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास एरे साइज क्या है, 8 है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे इस वैल्यूज को, ताकि हम आउटपुट करें, ठीक है। ठीक है, हम एरे का साइज फाइंड भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक साइज ऑपरेटर को डिस्कस किया था स्लाइड में। तो आप साइज ऑपरेटर के थ्रू एरे एलिमेंट का साइज फाइंड कर सकते हो। हमारे पास जो इंट डेटा टाइप है, वो जो मेमोरी में डेटा स्टोर करता है वो 4 बाइट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास डेटा टाइप इंट है, तो उसमें शाउट करता हूँ उसको साइज ऑफ, और उसको मैं इंट डेटा टाइप देता हूँ। तो ये मुझे स्क्रीन पे 4 प्रिंट करके देगा, क्योंकि जो इंट डेटा टाइप है ये बाइट्स में 4 बाइट्स स्टोर करता है या मेमोरी रिजर्व करता है, ठीक है। इसने हमें क्या दे दिए, 4, ठीक है। इस तरह हम जब एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे का डेटा टाइप क्या है, इंट है, और हर एक सिंगल एलिमेंट जो एरे में स्टोर हो रहा है वो 4 बाइट का
स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास क्या आएगा, 4 34 32, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एरे साइज, एरे का नेम दे दें इसको, एरे नेम, ठीक है, और इस एरे में 8 एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट 4 बाइट का है, तो ये हमें 32 इसको देना चाहिए। आंसर हमारे पास 32 होना चाहिए। तो साइज ऑफ ऑपरेटर आपको बाइट्स में वैल्यू देता है उस डेटा के टाइप के लिहाज से, ठीक है। तो इसने हमें 32 दे दिया। तो हम फाइंड कैसे करते हैं, इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साइज ऑफ एरे और डिवाइडेड बाय साइज ऑफ टाइप ऑफ एरे, ठीक है। हमारे पास साइज ऑफ एरे टाइप, तो हमारे पास ये एरे किस टाइप का, इंटीजर, एरे नेम, साइज ऑफ एरे नेम डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे टाइप। तो ये जब 8 डिवाइड बाय 32 होगा तो ये हमें एरे साइज रिटर्न कर देगा। ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन क्या कर रहा है कंपाइलर, वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज वो फाइंड कर रहा है कि एरे का साइज ये है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम ये क्या कर सकते हैं कि इसको हम एक कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, कांस्ट इंट साइज इक्वल टू, और फिर हम अपने प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते हैं। 8 की जगह पे अब हम साइज, ठीक है। तो जो ही हम एरे एलिमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये हमें एरे साइज कैलकुलेट कर देगा और वो हमें दे देगा, ठीक है। तो ये हमने एरे एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने करेक्टर पढ़ा था कि करेक्टर जो वेरिएबल होता है उसमें पास एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ नहीं करते, तो और हमें एक से ज़्यादा करेक्टर को स्टोर करना होता है किसी वेरिएबल में, जैसे हमारे पास हमारा नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, करेक्टर एरे। अगर हमारे पास सिंगल करेक्टर हम यूज़ करते हैं तो ये जो नेम है हमारे पास एक सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक से ज़्यादा करेक्टर स्टोर करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करेक्टर एरे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम करेक्टर एरे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि काउट इंटर योर एड्रेस, ठीक है, सीन नेम। तो ये हमसे एक से ज़्यादा, क्योंकि यूजुअल करेक्टर डेटा टाइप है वो एक करेक्टर स्टोर करता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, एरे ऑफ करेक्टर बना दिया। जिस तरह हम एरे ऑफ इंटीजर बनाया था, इस तरह हमने एरे ऑफ करेक्टर बना दिया। तो ये हमारे पास एक से ज़्यादा करेक्टर स्टोर करेगा, तो हर इंडेक्स पे एक एक एलिमेंट स्टोर होगा, सिंगल एलिमेंट। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट एक स्ट्रिंग बन जाएगा। और काउट इंटर योर एड्रेस, सॉरी इंटर योर नेम, enter your name or name to name को मैंने आउटपुट करा, ठीक है। हाँ जी, नेम सनाउल्लाह इनपुट किया और उसने आउटपुट कर दिया, ठीक है। लेट्स सी अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना कंप्लीट नेम स्टोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्पेस के बाद यहाँ पे वो जो बकाया है वो उसने स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्टर एरे में या स्ट्रिंग में अक्सर यूजुअली यही होता है कि हम जब इनपुट करते हैं, जब हम स्पेस बार करते हैं तो उसको स्किप कर देते हैं, रिटर्न कर देता है, तो बाकी डेटा को वो ऐड नहीं करता, स्टोर नहीं करता उस एरे में। तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन कुछ फंक्शन है, तो हम सीन की जगह पे वो फंक्शन फिर हम यूज़ करते हैं। आप चाहते हो कि आप जब नेम करेक्टर में नेम इंटर करो और आपसे वो स्पेसिस या एड्रेस में स्पेसिस एक्सेप्ट करे, तो हम क्या करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन है सीन डॉट गेट, सीन डॉट गेट, और उसको हमने
एरे नेम और उसका साइज क्या है वो हम उसको दे देते हैं। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है सीन डॉट गेट एरे नेम, जो हमारे पास एरे, अगर करेक्टर एरे की बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि वो कंप्लीट नेम विद स्पेसिस एक्सेप्ट करे तो वो बिल्ट इन फंक्शन है सीन डॉट गेट नेम और एरे ऑफ साइज। अब देखिए जब मैं स्पेस के बाद नाम लूँगा तब भी वो एक्सेप्ट करे। सीन में आपके पास वो स्पेस के बाद वो इग्नोर कर देता है। क्लियर? ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। तो हम एरे के करेक्टर एरे, एक से ज़्यादा करेक्टर को स्टोर करने के लिए भी हम करेक्टर एरे स्टोर करते हैं। ठीक है, ये था हमारा एरे या वन डायमेंशनल एरे आप कह सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टू डायमेंशनल एरे, जिसमें रोज़ और कॉलम होती हैं। जो डेटा हमारे पास रोज़ और कॉलम में स्टोर होता है, या ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें डेटा रो और कॉलम की शेप में होती है। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, टू डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं। टू डायमेंशनल एरे में हमारे पास, हम अगर लेट सपोज कोई मूवी है उसके बारे में हम कुछ डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उस मूवी के 5 रिव्यूअर्स हैं जो रिव्यू करते हैं कि यार इस मूवी में इसके पॉइंट कितने हैं आउट ऑफ 5, 4.5, 3.5, अब रेटिंग होती है हर मूवी की, तो उसके डिफरेंट रिव्यूअर्स होते हैं और रिव्यूअर्स उसको वो करते हैं। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 5 रिव्यूअर्स हैं और मेरे पास 4 मूवीज़ हैं। ठीक है, तो हम टू डायमेंशनल एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इंट मूवी एरे का नाम। उसके बाद पहले हमने जो किया था वन डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल में हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला था, उसमें हमने साइज दिया था। टू डायमेंशन एरे में हमारे पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं और 2 साइज हम इंटर करते हैं। जो पहला साइज होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रो को, सब मैट्रिक्स या टेबल होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं, तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होती है। ठीक है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह लेट सपोज अच्छा, ये हमारे पास हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें अगर आप टेबल बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ऊपर देखिए ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने ये कॉलम इंटू रो, तो ये हमारे पास 5 रो और 4 कॉलम बन गया। ठीक है, क्लियर? तो ये जो कॉलम हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें रेटिंग मूवीज आ जाती हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लिख दूँ रिव्यूअर्स, ठीक है, बेसिकली और यहाँ पे मूवी के नाम आ जाते हैं। सॉरी, मैं इसको एक्सेल में करूँ तो एक्सेल में ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। एक्सेल हमारे पास रोज़ और कॉलम होती है बेसिकली। तो मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम और ये आपके रोज़, ठीक है, ये हमारे पास रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, ये 6 रोज़ और ये 4 कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कह दूं कि ये मूवी 1, ये मूवी 2, ये मूवी 3 और ये मूवी 4, इस तरह हर मूवी को एक रिव्यूअर है। सपोज R1, R2, रिव्यूअर 2, रिव्यूअर 3, रिव्यूअर 4, रिव्यूअर 5, सॉरी, रिव्यूअर
5, रिव्यूअर 6। ठीक है, तो रोज़ हमारे पास रो डेटा है, ये डिफरेंट रिव्यूअर्स हैं और हर रिव्यूअर हर मूवी को अपनी रेटिंग दे। लेट्स सपोज रिव्यूअर 1 ने इस मूवी को दे दी है 4 दे दी है, इसको इसने 3.5 दे दिया है, इसको इसने दे दी है 8 दे दी है, इसको अगेन 7 दे दिए। तो रिव्यूअर 1 ने क्या किया है कि इस मूवी 1 को 4, तो ये हमारे पास कॉलम, ठीक है, और ये डेटा। तो इस फॉर्म का जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशन एरे यूज़ करते हैं। तो ये रो जो है रो 1, रो 2 और ये कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास ये रोज़ और ये कॉलम, तो हमारे पास ये डेटा स्टोर होता है। अच्छा, 2 डायमेंशन एरे को यूज़ करने के लिए हमें नेस्टेड लूप का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने क्या करना होता है, हर रो में हर कॉलम को एक्सेस करना होता है। तो पहला रो जो होगा, पहले रो 1 को एक्सेस करते हैं। तो रो 1 में हम इस वैल्यू को एक्सेस करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो ये एक आइट्रेशन, एक फॉर लूप जो होता है हमारे पास, आउटर लूप, वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो इनर लूप है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने 2 लूप में इसको यूज़ करना होता है, फॉर इन रो इक्वल टू 0। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास इंडेक्स होती हैं, रो इंडेक्स होती हैं और कॉलम इंडेक्स होती हैं। तो अगर हमारे पास 5 रोज है तो 0 to 4 हमारे पास रो इंडेक्स होगा, और 4 कॉलम है तो 0 to 3 हमारे पास कॉलम इंडेक्स होगा। तो रो 0 मीन्स रो 1, हम तो रो 1 से स्टार्ट करेंगे, और कितने रोज हैं हमारे पास, टोटल 5 रोज है, और रो प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आउटर लूप है कि हमने पहले रो को एक्सेस किया, उस पहले रो में ये क्या कर रहा है, उस रो को एक्सेस कर रहा है, पहले रो को हम एक्सेस कर रहे हैं, और पहले रो पे 0 कॉलम, पे 2 कॉलम, पे 3 कॉलम। तो इसके लिए हमें एक लूप चाहिए होगा, ठीक है। फॉर इंट कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन, कितने साइज है कॉलम का, 4, तो ये हमारे पास 4 तक जाएगा। इस तरह कॉलम प्लस प्लस। तो जो आउटर लूप है, ठीक है, ये जो आउटर लूप है ये एज ए रो काम करेगा, और ये इनर लूप जो है कॉलम काम करेगा, हर रो में हर कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करेगा, ठीक है। अच्छा, यूजुअली हम इसको 2 डायमेंशन एरे को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इंडेक्स इसका हो जाता है, ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। इस तरह कॉलम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 1 2 3, ठीक है। तो ये कॉलम 0 से शुरू होगा, 0, तो ये वैल्यू उठाएगा, तो रो 0 और रो कॉलम। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 0, ठीक है, एरे नेम और इंडेक्स के साथ हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस रो पे, रो 0 पे इस वैल्यू को, फिर अगर हम नेक्स्ट वैल्यू पे जब जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, रो 0 और कॉलम 1, ठीक है। तो हमारे पास इस सिनारियो में हम फिर क्या करते हैं, जो फॉर लूप, जो आउटर लूप है रो के लिए, वो रो को एक्सेस करेगा, ये जो है वो इसको एक्सेस करेगा, कॉलम को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं अगर वैल्यू इनपुट करूँ तो मैं करूँगा सीइंग एरे नेम मूवीज, ठीक है, और रो एंड कॉलम, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इनपुट आ जाएगा, और उसको फिर मैं जब आउटपुट करना चाहूँगा तो अगेन मुझे नेस्टेड लूप यूज़ करना पड़ेगा उस एरे को आउटपुट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीन की जगह क्या आ जाएगा, सी आउट, ठीक है। लेट्स सी,
अच्छा, इसमें हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होंगी 5 × 4 20 वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी 1 2 3 4 20। तो हमने वो 20 वैल्यू स्टोर की, ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे आउटपुट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो 2 डायमेंशनल एरे होता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम इसको आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं कि हर आइट्रेशन के बाद आप हर रो के एलिमेंट को आप जब प्रिंट कर देते हो, ठीक है, प्रिंट करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो ये तो हम आउटपुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आउटर लूप में नेक्स्ट रो को प्रिंट करने से पहले हमें एक एंड लाइन चाहिए होगा आउटपुट में। ठीक है, एक रो प्रिंट हो गई तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, दूसरी रो को प्रिंट कर दो। ठीक है, ठीक है, हमने ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, देखिए रो 1 में हमारे पास 1 2 3 4, रो 2 में फिर 5 6 7 8। तो ये हमारे पास 1 2 2 3 4 5 रोज और हर रो में ये कॉलम 4 कॉलम है, उसमें हमने डेटा स्टोर कर दिया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स या टेबुलर फॉर्म में जो डेटा होता है उसको हम 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें लेट्स सपोज इसमें हम कर रहे होते हैं और हर इनपुट के लिए हमें नेक्स्ट लूप चाहिए और हर आउटपुट के लिए हमें नेक्स्ट लूप चाहिए होगा। ठीक है, या आप उस पर जो कैलकुलेशन करते हो तो उस पर हमें 2 डायमेंशनल एरे में हमें 2 नेस्टेड लूप हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड लूप का आपका एक यूज़ यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, एरे पे हमने फर्दर जो है कुछ एल्गोरिथम है सर्चिंग और सॉर्टिंग है वो हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, यूज़ करेंगे हम। उसमें सर्चिंग में हमारे पास लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च है, और सॉर्टिंग में हमारे पास बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। उसमें हम जो 2-3 बेसिक होंगे उसको हम देखेंगे। एरे पे हम यूज़ करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम। थैंक यू।